नमस्कार दोस्तों। भारत अपना खुद का 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट एएमसी बना रहा है और उसे बनने में अभी काफ़ी टाइम लगेगा। लेकिन यहाँ पर वर्तमान की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भारत के पास कोई भी 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट नहीं है। तो भारतीय आईएएफ यानी जो इंडियन एयरफोर्स है उसके द्वारा रुक किया जा रहा है कि वो रशियन जो SU-57 फाइटर जेट है उसे खरीद लेगी। लेकिन इसके पीछे एक तर्क ये भी दिया जा रहा है कि भारतीय सेना इस फाइटर जेट को इसलिए नहीं खरीद रही है कि ये 5वीं पीढ़ी का है और इसके पास स्टील टेक्नोलॉजी है। यानी स्टील टेक्नोलॉजी का बेस बिल्कुल भी नहीं है इसे खरीदने के पीछे। और ये एक अपने आप में बहुत बड़ा ट्विस्ट है और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है। अभी हाल ही में द प्रिंट की तरफ से ये आर्टिकल छपा है। इसमें कहा गया है इंडिया टेक्स अ रिलुक एट रशियन SU-57 बट नॉट फॉर इट्स स्टील्थ। यानी इसके स्टील्थ रीजन के पीछे भारत इसे बिल्कुल भी नहीं खरीद रहा है। भारत सिर्फ और सिर्फ इसे वर्तमान की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए खरीद रहा है और अपना खुद का 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट डिज़ाइन कर रहा है। चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल से समझ लेते हैं कि आखिरकार खबर क्या है। तो अभी हाल ही में भारत 2 स्क्वाड्रॉन खरीदने की सोच रहा है, खरीद सकता है SU-57 के डायरेक्टली रसिया से। और इसके बाद जो 3 से 5 स्क्वाड्रॉन भारत हेल के साथ मिलकर के सुखोई के लिए काफ़ी मतलब हेल का जो नासिक प्लांट है उस पर सुखोई के साथ मिलकर के 3 से 5 स्क्वाड्रॉन खुद बनाएगा और इसके अलावा 2 स्क्वाड्रॉन जो है रसिया से खरीदेगा। और इसके साथ ये सेपरेट टेंडर है जो MRF है उससे। और अभी राफेल है वो स्टील फ्रंट रनर है इसकी फ्रंट पे। और यहाँ पर भारत का जो गोल है वो अर्जेंट लॉन्ग रेंज जो स्ट्राइक गैप है यानी लंबी दूरी तक स्ट्राइक करने में भारत अभी काफ़ी ज़्यादा आसाइश महसूस कर रहा है अपने आप को। तो वहाँ पर जब तक भारत का AMC डेवलप नहीं हो जाता है, उसकी सर्विसेज ना आती हैं, तब तक के लिए भारत जो है SU-57 से अपना काम चलाएगा और उसकी फ्लीट जो है खरीदने वाला है। अब यहाँ पर भारत के द्वारा एक प्रोजेक्ट था FGFA। तो इस प्रोजेक्ट से भारत के द्वारा जो है पीछा क्यों छुड़ाया गया है, इससे हटा क्यों है, तो इसकी जो कॉस्ट थी वो काफ़ी ज़्यादा रेजिंग थी। इसमें भारत के द्वारा 1483 करोड़ जो है इसके डिज़ाइन वर्क पर और इसके अलावा इसका जो बिल था वो टोटल 127 जेट्स के लिए प्रोजेक्टेड था। इसमें 35 बिलियन के करीबन आ रहा था। और इसके अलावा इसका जो परफॉर्मेंस गैप था वो AL40F1 इंजन यहाँ पर सुपरसोनिकली जो है विदाउट आफ्टर बर्नर के रन नहीं कर पा रहा था। यानी इसका जो इंजन यहाँ पर डेवलप किया जा रहा था वो इंजन जो है सुपरसोनिक इंजन नहीं था। और इसके अलावा इसका जो नया जो इंजन बनाया जा रहा था एल्डराइज इस तरीके से, तो ये जो इंजन था उसे बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा था। तो इन सभी कारणों से भारत के द्वारा जो FGFA प्रोजेक्ट है उससे अपने आप को लेफ्ट आउट कर लिया गया। और इसकी जो स्टील लिमिट थी वो जो टेक्नोलॉजी थी स्टील की वो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड थी। और इससे यहाँ पर सिर्फ 60 डिग्री तक यहाँ पर आर्क मिल रहा था स्टील टेक्नोलॉजी का। और ये जो SU-30M की आई है उसके लिए रियल एडवांटेज से काफ़ी ज़्यादा कम था। और रसिया के द्वारा अपनी जो मूल टेक्नोलॉजी है उसे भारत को देने में काफ़ी ज़्यादा मना कर दिया गया है। यानी उसका रुख नहीं है कि वो भारत को अपनी जो मूल टेक्नोलॉजी है 5वीं पीढ़ी की वो भारत को प्रोवाइड करे। तो ये चाहे रसिया हो चाहे जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, कोई भी कंट्री हो, अपनी जो वास्तविक टेक्नोलॉजी है उसे साझा करने से किसी भी देश के साथ बचते हैं। और यही अब रसिया के साथ भी हो रहा है। रसिया ने भी अपनी जो मूल टेक्नोलॉजी है उसे साझा करने से मना कर दिया है। अब यहाँ पर भारत के ऑपरेशन सिंदूर जो भारत के द्वारा शुरू किया गया था उस ऑपरेशन सिंदूर से भारत को काफ़ी ज़्यादा सीख मिली है। भारत को ये पता चला है कि इसकी जो एयरक्राफ्ट की जो एयर स्ट्राइक है खासतौर पर लॉन्ग रेंज के लिए वो उसकी शॉर्टेज काफ़ी ज़्यादा है। और भारत को ज़रूरत है कि इस तरीके के जो फेरीवे टाइप के टारगेट्स हैं उन्हें क्विकली डिस्ट्रॉय करने के लिए और हैवी वेपन्स ले जाने के लिए भारत के पास एक ऐसा जो है फाइटर जेट सिस्टम होना चाहिए। अब यहाँ पर ये चिंताएं इस वजह से और ज़्यादा बढ़ गई हैं क्योंकि अभी हाल ही में चीन और पाकिस्तान के बीच टेंशन बढ़ी हैं। और यहाँ पर एक खबर और आई थी कि J-31 जो कि चीन का एक स्टील फाइटर जेट है 5वीं पीढ़ी का, और उसे चीन जो है पाकिस्तान को कभी भी दे सकता है। तो इस वजह से कहने की BVR टेक्नोलॉजी पर फायर पावर पर काम करने के लिए अपनी लॉन्ग रेंज जो कमी है उसे पूरी करने के लिए भारत को ये ज़रूरत है काफ़ी ज़्यादा करने लगी और ये ज़रूरी भी है। अब यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मिसाइल्स हैं वो पाकिस्तान की जो सैलो डेप्थ है वहाँ तक जा सकती हैं। इसके अलावा इंडिया की ज़रूरत है मैंड फाइटर जेट्स को वाइडर एरिया तक जो है लाइक लद्दाख और इंडियन जो ओशन है
वहाँ पर तैनात करने के लिए, यानी लद्दाख पर और इसके अलावा इंडियन जो ओशियंस हैं वहाँ पर तैनात करने के लिए फाइटर जेट्स की काफ़ी ज़्यादा भारत को ज़रूरत है। अब यहाँ पर Su-57 है जो रसिया का 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट है, ये भारत को क्या दे सकता है, तो इसकी जो लार्जर इंटरनल जो बे है यानी हथियार रखने की जो ट्यून है वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, और उसमें टन्स ऑफ वेपन यानी टन ऑफ भारी वेपन इसमें आसानी से आ सकते हैं इसके इंटरनल बे में, और इसे एक्सटर्नल हार्ड पॉइंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और बाहर जो है अलग से हथियार लगाने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसका जो स्टील इससे कहीं कि इसे स्टील जो है सेफ भी मिल जाएगा, प्रोटेक्शन भी मिलेगी। इसके अलावा R-37M है, ये एयर टू एयर मिसाइल है, इसकी लॉन्ग रेंज है 300 किलोमीटर, और ये IF अटैक कर सकता है आसानी से अवाक्स और इसके अलावा टैंकर्स को आसानी से रिटर्न टू फायर रेंज में आउटर साइड से अटैक करके उसे डिस्ट्रॉय कर सकता है, यानी अवाक्स और टैंकर्स को इससे आसानी से टारगेट बनाया जा सकता है। इसके अलावा KH-47 MK2 ये खिंजल हाइपरसोनिक मिसाइल है, और इसकी जो स्पीड है वो 10 मैक तक जाती है, और ये रैपिड स्ट्राइक में काफ़ी ज़्यादा काम आएगी। हाई वैल्यूल टारगेट रहते हैं जैसे कि कमांड सेंटर्स हो गए, रनवेज हो गए, उन्हें टारगेट करने के लिए। और इसके अलावा फेरी रेंज में ये 3500 किलोमीटर तक जो रिफ्यूलिंग भी प्रोवाइड करता है, तो इस यहाँ पर इंडियन जो ओशियन है वहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा कारगर साबित होगा, यानी इसे भारत जो है वर्तमान की ज़रूरतों को देखा जाए तो Su-57 भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा कारगर रहेगा। इसके अलावा इंडिया का जो मेक इन इंडिया प्रोडक्शन है वो भी जो है अभी इस पर काम करेगा। तो फेज़ 1 में इसमें 35 से लेकर 40 जेट्स इसमें अराइव किए जाएंगे, पायलट और ग्राउंड क्रू और फुल ट्रेन के साथ क्रू पूरी तरीके से जो क्रूज रहेंगे इसके पूरी तरीके से ट्रेंड रहेंगे सेम टाइम पर। इसके अलावा नासिक लाइन की जो असेंबलीज है उसमें 54 से लेकर के 90 फाइटर जेट्स जो है किट्स के साथ पूरी तरीके से ऐड किए जाएंगे, और इंडियन एवियोनिक्स के साथ बनाए जाएंगे, सपोर्ट इक्विपमेंट सब चीज़ें यहाँ पर रहेंगी और जब जरूरत होगी उसके अनुसार। और इसके अलावा भारत जो है इसे एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी के लिए काफ़ी ज़्यादा ये कारगर रहेगा, और यहाँ पर भारत को ज़रूरत होगी कि वो लोकल जो कंटेंट है उसे रडार में यूज़ करे, यानी भारत का जो लोकल इंडिजिनस कंटेंट्स है ज़्यादातर उन्हें अपने एक रडार सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है, एंड जो स्पेयर जो है जितनी भी ज़रूरतें हैं रसिया से भारत जो है अभी ले रहा है, उन सभी ज़रूरतों को भारत जो है अपनी जब खुद बनाएगा तो उन्हें रसिया पर डिपेंडेंसी जो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरीके से भारत जो है इस फेज़ में आकर के अपने खुद के लिए इतने फाइटर जेट्स जो है रसिया के साथ मिलकर के बनाने वाला है। अब इसके साथ यहाँ पर चैलेंजेस और रिस्क भी आने वाली हैं, जब भी हम किसी फाइटर जेट को बनाते हैं तो उसमें रिस्क आती हैं। अब जब तक भारत के पास 5वीं पीढ़ी का ट्रू फाइटर जेट 5th जनरेशन का नहीं आ जाता है तब तक जो मॉडर्न ऐसे रडार्स हैं वो आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं, इस तरीके से F-35 हो गया और चाइनीज J-20 है, इनसे जो पहले की जितने फाइटर जेट्स हैं, और यहाँ तक इन्हें भी आसानी से रडार जो है क्विकली डिटेक्ट कर सकता है। और रसिया के द्वारा अभी हाल ही में ये जो Su-57S है वो कुछ ही डजन सी इसके द्वारा इसे प्रोड्यूस किया गया है, तो इससे कहने की इस पर काफ़ी ज़्यादा इसकी वैल्यू पर और इसके काम करने के तरीके पर काफ़ी ज़्यादा सवाल उठते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर पॉसिबल USCAAT ऐसे संस्ट्रक्शंस हैं, तो ये कहने काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट बनाते हैं लॉजिस्टिक्स को भारत के लिए, खासतौर पर जब भारत वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ और रशियन फ्लीट्स के साथ मिलकर के काम करता है, तो कहने की ये भारत के लिए यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स खड़ी कर सकता है। अब बिना टफ कॉन्टैक्ट के जो है और लोकल वर्क के और स्लिप इनटू क्रू और ड्राइवर असेंबली विद द लिटिल टेक्नोलॉजी गेन, यानी जब तक भारत के पास इस तरीके की छोटी टेक्नोलॉजी है भारत काम कर रहा है उसके ऊपर, और जब तक फुल टेक्नोलॉजी भारत को नहीं मिल जाती तब तक भारत जो है किसी भी एक देश पर मेनली डिपेंड नहीं रह सकता है। तो जब तक भारत का खुद का AMC डेवलप नहीं हो जाता तब तक भारत रसिया के Su-57 से काम चलाएगा। अब इससे आगे की रणनीति की बात करें भारत की, तो इससे कहने की स्पीड बढ़ेगी, टेस्टिंग प्रोडक्शन, और जो भारत का स्वदेशी AMC है उसकी जो फ्लाइज हैं वो एक्सपेक्टेड है 2035 तक। तो इतने टाइम तक जो है इसकी जब तक ये उड़ान भरेगा तब तक के लिए भारत जो है Su-57 से काम चलाएगा। और अभी 5-6 जनरेशन की जो प्रोग्राम्स है फाइटर जेट्स के, लाइक GCAP हो गया और NCAD हो गया, ये कहने की इस टेक्नोलॉजी गैप में एक लीप फ्रॉग की तरह काम करने वाला है। और Su-57 ट्रीट करेगा ब्रिज सॉल्यूशन के रूप में, यानी एक
5वीं पीढ़ी का जब तक भारत के पास फाइटर जेट नहीं है तो उसके लिए एक ब्रिज बनेगा भारत के लिए, ताकि 5वीं पीढ़ी की जो थ्रेट्स हैं वो उन्हें भारत जो है आसानी से हैंडल कर सके, पाकिस्तान जैसा देश भारत को धमकी ना दे सके। तो दोस्तों ये थी खबर, एंड ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी कि भारत रशियन SU-57 तो खरीद रहा है, लेकिन उसके स्टील्थ टेक्नोलॉजी की वजह से उसे नहीं खरीद रहा है, उससे सिर्फ काम चलाने के लिए खरीद रहा है। और उसके बाद जब भारत का खुद का AMC डेवलप हो जाएगा तो भारत उसी पर रन करेगा और उसी के हिसाब से उसकी जो और ज़्यादा स्क्वाड्रॉन्स हैं उन्हें डेवलप करेगा। तो दोस्तों ये थी खबर जिसको आज के इस वीडियो में हमने समझाया। ऐसी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।